हेलो फ्रेंड्स। अब हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को ही हम चार्टर एक्ट ऑफ 1858 भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा। सी, सबसे पहले क्या हुआ कि रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा और हमने पढ़ा भी है कई बार, मंगल पांडे वाली हमने मूवी भी अगर देखी हो। ठीक है, तो दैट वाज व्हाट द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, दैट वाज दैट सर्व्ड एज अ जॉल्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि यार ये इंडियंस लोग भी इस तरीके से रिवोल्ट वगैरह कर सकते हैं। ये लोग तो हमेशा मतलब बटे हुए होते हैं, कभी एक दूसरे के साथ नहीं आते, लेकिन ये लोग एकदम से साथ आके इन लोगों ने एकदम से अटैक कर दिया, हमारे पे रिवोल्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए धक्का था, जोल्ट था उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट अगेंस्ट द कंपनी इन ब्रिटेन एज द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी वर ब्लेम्ड फॉर द रिवोल्ट। और ब्रिटेन में भी साथ ही साथ क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। कह रहे थे कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेलियर्स, आपकी बैड पॉलिसीज़ की वजह से हमारा जो शासन है पूरे इंडिया में वो ख़त्म हो रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि भैया वहाँ पे ब्रिटेन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की थू होनी शुरू हो गई थी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डैट उस समय वहाँ की मोनार्क कौन थी? क्वीन विक्टोरिया, हु वॉज द मोनार्क ऑफ द ब्रिटेन, ऑल्सो बिकेम द सॉवरन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। मतलब अब डायरेक्टली क्या हुआ कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उसने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब तुम लोग बैठो दूर, अब मैं एक काम करती हूँ कि लाइक अब हम ब्रिटेन के अंडर इनको लाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली क्राउन के अंडर अब से जो पावर्स है, जो भी सारा रूल होगा वो क्राउन करेगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। सो विद दिस टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया, जो कि इस रिजल्ट क्या था इस एक्ट का। ठीक है, अब ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अब हम मेजर मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was an act of the British Parliament that transferred the government and territories of East India Company to the British Crown. मतलब there was a switch of the power between the company to the crown. अब पहले क्या होता था? पहले कंपनी रूल किया करती थी, लेकिन अब कौन रूल करेगा इंडियंस के ऊपर? क्राउन। देखो, ये सिर्फ दिखावा था। बेसिकली हम इंडियंस जो होते हैं ना, बड़े भोले भाले होते हैं। हमारे में क्या है, कोई अगर मैं प्यार से कोई हमारे सिर के ऊपर ऐसे हाथ भी फेर दे और बोले कि बेटा कैसे हो, अब आपके लिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे, बस प्यार से कोई बोल दे तो हम बस उसके कायल हो जाते हैं। अब कंपनी ने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था, इतना ज़्यादा हमें एक्सप्लॉइट किया था, तो बाद में आके एकदम से हमें बोल दिया कि देखो अब ना आपके ऊपर क्वीन रूल करेगी। तो क्वीन जो है वो आपको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखेगी, तो आपको हमेशा प्यार से रखेगी। और हम इंडियंस, वाह, अब हमें वहाँ की महारानी अपने बच्चों की तरह रखेगी, वो हमें प्यार से हमें इज्जत देगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लॉन्ग लिव द क्वीन बोलेंगे आज के बाद। तो ये चीज़ थी, क्योंकि देखो बेसिकली हम लोग प्यार रिस्पेक्ट चाहते हैं। इंडियंस लोग उस समय इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हुए थे कि मतलब इतना एक्सप्लॉइट हो चुके हुए थे, वो व्हाट दे वर डिमांडिंग फॉर, दे वर एक्चुअली आस्किंग फॉर द रिस्पेक्ट, ऑनर, ये सब चीज़ें। और यही चीज़ें अब क्राउन ने उनको दिखाए सपने कि हम आपको ये सब देंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो कंपनी से जो पावर्स थी वो सारी ट्रांसफ़र किधर कर दी गई? क्राउन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? द कंपनीज रूल ओवर ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया केम टू एन एंड एंड इट वॉज पास्ड डायरेक्टली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वही चीज़ कि मतलब सीधे जो टेरिटरीज़ के ऊपर जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था वो सारा ख़त्म करके अब सीधे क्राउन का रूल चलेगा। ठीक है, और यही जो एक्ट है, ये एक्ट को हम क्या बोलते हैं? गुड और बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड और बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। कई बार ये एमसीक्यूज़ में पूछा गया हुआ है ये सवाल
कि विच एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर गुड और बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब देखो इसमें वही चीज़ मैंने बोली, रूल ऑफ द कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय द क्राउन, चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, सो वाइसरॉय बिकेम द एजेंट ऑफ द क्राउन। अब इधर क्या किया इन लोगों ने कि जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट डेजिग्नेट की थी पिछले चार्टर्स में, ठीक है, अब उसकी जगह बोला गया नहीं, आज के बाद अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होगा, उसकी जगह अब क्या होगा, वाइसरॉय। ठीक है, डेजिग्नेशन वगैरह सब सेम है, सिर्फ नाम बदल दिए दिखाने के लिए कि हाँ अब हमने आप लोगों के लिए इतना अच्छा करने जा रहे हैं, हम आपके लिए नई नई पोस्टें क्रिएट करेंगे, हम ये नई नई डेजिग्नेशंस ला रहे हैं, तो आप सबका इससे क्या होगा, भला होगा। लेकिन पोस्ट वही थी, सब चीज़ें वही होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, खैर वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, दिस एक्ट एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। देखो जो पिट्स इंडिया एक्ट का जो मेरा वीडियो है, अगर आप उसको देखोगे, पिछले लेक्चर में मैंने उसमें बताया हुआ है कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट में दो तरह से डिवीज़न कर दी गई थी कंपनी की वर्किंग को लेके। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इन दोनों में डिवीज़न हो चुकी थी, एक पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा और एक कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, अब उस चीज़ को भी इन्होंने डोल गवर्नमेंट वाले सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी कि मतलब देखो बाई चांस किसी अगर रूलर के या किंग के खुद की औलाद नहीं होती, तो वो जो उसकी टेरिटरी है, उसकी जो किंगडम है, वो ऑटोमेटिकली वो ब्रिटिशर्स के पास आ जाती थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई वाले केस में। ठीक है, तो कोई भी किंग या रूलर जो होता था वो अडॉप्ट नहीं कर सकता था, या अपने भाई या किसी अपने रिलेटिव का बच्चा नहीं ले सकता था, तो उनका अपना होना ज़रूरी होता था। ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे कि इस एक्ट ने भी ख़त्म कर दिया। उसने बोला नहीं, इस की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अडॉप्ट वगैरह भी कर सकते हो, अपने रिश्तेदार का, अपने भाई का, बहन का बच्चा भी आप अपने क्राउन पे बिठा सकते हो, अपने तख्त पे बिठा सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखो कि भाई ये जो एक्ट है, ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो न्यू पोस्ट थी, न्यू ऑफिस जो था वो क्रिएट किया गया। ऑफिस किस चीज़ का, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, जिसे वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दिया गया। और वो डायरेक्टली कहाँ पे होता था, वो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का होता था, कहाँ पे, ब्रिटेन पार्लियामेंट में, सेक्रेटरी। ठीक है, एंड ही वॉज डायरेक्टली आंसरेबल टू द क्राउन। ठीक, तो उसके अंडर यहाँ पे ये सारा जो था ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा। ये जो वॉइस रॉय है, वॉइस रॉय भी उसके अंडर आएगा। वो ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो उससे डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाँ मिस्टर वॉइस रॉय बताइए ये सब क्या चल रहा है, क्लियर। सो दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज़ ऑल अबाउट। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे डेजिग्नेशन जो थी वो चेंज कर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, लॉर्ड कैनिंग जो थे, ही वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर। सो गाइस, ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है अमित रसोत्रा। ठीक है, और इस लेक्चर की जो PDF फाइल है वो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमने लिंक दिया होगा, आप वहाँ से उसे ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।